तो जब एक बायर है जिसने गुड्स को या फिर मशीनरी को परचेज करना है सेलर से, तो उस टाइम पर सेलर क्या कहता है, या तो आप मुझे डेफर्ड पेमेंट गारंटी दे दो। जब आपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स करनी है तो वो कहता है कि या तो आप डेफर्ड पेमेंट गारंटी दे दो, या फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे ड्रॉ करेगा यहां पर सेलर। ड्रॉ किसके ऊपर किया जाएगा, बी के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो इसे बी तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, साथ में को एक्सेप्ट कौन करेगा, को एक्सेप्ट यहां पर बैंक करेगा। को एक्सेप्टेंस विल बी बाय द बैंक। ओके, तो ये प्रोवाइड कर दे। तो को एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि सेलर को एक एक्स्ट्रा एश्योरेंस मिल जाती है कि अगर ड्यू डेट के ऊपर जो बायर है वो पेमेंट नहीं करता बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो उस केस में जो बैंक है वो पेमेंट करेगा। तो इस तरह के जो प्रपोजल्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उनका स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, उनको स्क्रूटनी करनी पड़ती है एंड अप्रेजल करना पड़ता है, जिस तरह से हम बैंक गारंटी का या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज का अप्रेजल करते हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइंस है रिगार्डिंग दिस। तो इस तरह की फैसिलिटी में जो बैंक है वो कमर्शियल यूसेज बिल जो ड्रॉ किए गए हैं उनके कंस्टिट्यूएंट के ऊपर, तो कंस्टिट्यूएंट यहां पर क्या है, पर्सन बी है, कंस्टिट्यूएंट XYZ का, उसके ऊपर ड्रॉ किया गया है which would enable the letter to enjoy the credit, जिसके कारण जो पर्सन बी है यहां पर क्रेडिट को एंजॉय कर सकता है जो अदरवाइज सेलर के द्वारा नहीं दिया जा रहा। यानी कि सेलर अदरवाइज इसको क्रेडिट देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन अगर XYZ जो बैंक है यहां पर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके केस में बी को यानी कि बायर को यानी कि कंस्टिट्यूएंट जो है बैंक का, उसको ये क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से जो बैंक है वो अपनी रेपुटेशन को जो स्ट्रेंथ है उसको साथ में डालते हैं ताकि फाइनेंस भी ना देना पड़े एंड इसको एक्सटेंशन भी मिल जाए। तो को एक्सेप्टेंस भी क्या है, ये एक नॉन फंड बेस्ड एक लिमिट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत जो को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ बोरोर्स को या फिर जो को कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको दी जाएगी ये फैसिलिटी, इस चीज को असर्टन करने के बाद कि जो ट्रेड बिल्स हैं वो जेन्युइन है। यानी कि ट्रेड बिल जेन्युइन है, ये ना हो कि फर्जीवाड़ा हो, ये ना हो कि ट्रेड बिल ऐसे ही इन्होंने अकोमोडेशन बिल ड्रॉ कर लिया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जिसको बैंक को एक्सेप्ट करने वाला है वो ट्रेड बिल जेन्युइन होने चाहिए। तो बैंक को इस चीज को इंश्योर करना है, तो साथ में साथ बैंक को इस चीज को भी इंश्योर करना है कि जो गुड्स हैं डेट आर कवर्ड बाय बिल्स उन्हें को एक्सेप्ट किया जाए, यानी कि उन्हें स्टॉक में देखा हो कंस्टिट्यूएंट के। एंड साथ ही साथ इस चीज को भी इंश्योर करना है कि जिन गुड्स की इनवॉइस दी गई है कि वो यहां पर ओवर वैल्यूएशन उनकी ना की जाए, यानी कि जो सामान इसके द्वारा सेलर के द्वारा बायर को दिया जाना है उसकी ओवर वैल्यूएशन ना की जाए। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई अकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया गया है ग्रुप ऑफ कंसर्न्स के द्वारा एक दूसरे के ऊपर, तो उसके ऊपर भी को एक्सेप्टेंस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो बैंक है वो किसी भी तरह का जो बिल ड्रॉ किया गया है बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत उसे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर कोई बिल ड्रॉ किया गया है अंडर द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द IDBI बैंक, या फिर FI के द्वारा SIDBI के द्वारा किया गया है, या फिर PFC के द्वारा किया गया है, तो इनके ऊपर कोई भी को एक्सेप्टेंस जो है वो बैंक नहीं करेगा। इसी तरह से कोई बिल जो ड्रॉ किए गए हैं NBFCs के द्वारा उन्हें भी बैंक को एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड किसी भी तरह की को एक्सेप्टेंस नहीं देगा उनके बायर्स के बिहाफ पर, उनके कंस्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पर जो भी SIDBI स्कीम में आते हैं। बैंक को यहां पर परमिट किया गया है कि वो सेलर लाइन ऑफ क्रेडिट के स्कीम के तहत DDS स्कीम के तहत, जिसे DDS भी कहते हैं यानी कि डायरेक्ट डिस्काउंटिंग स्कीम कहते हैं, जिसे IDBI ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर जो FIs हैं SIDBI हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्हें ऑपरेट किया जा रहा है SIDBI के द्वारा, IDBI के द्वारा, PFC के द्वारा, तो उन्हें वहां पर डिस्काउंट किया जाता है। यानी कि बायर लाइन ऑफ क्रेडिट को नहीं हम डिस्काउंट कर सकते, को एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन सेलर लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम्स को यहां पर बिना किसी लिमिट के बायर की पेमेंट की कैपेबिलिटी को देखते हुए, कंप्लायंस एंड नॉर्म्स को देखते हुए, एक्सपोजर नॉर्म्स को देखते हुए हम यहां पर को एक्सेप्ट कर सकते हैं सेलर लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम्स को। एंड इसी तरह से बैंक अगर इशूइंग बैंक है लेटर ऑफ क्रेडिट का एंड वो अपनी लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट ही जो बिल ड्रॉ किए गए हैं उन्हें को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो पर्पस है लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करने का वो खत्म हो जाएगा एंड को एक्सेप्टेड जो डॉक्यूमेंट है वो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। एंड जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं रिगार्डिंग द कमर्शियल क्रेडिट वो इस चीज के इस बिल के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, तो इस चीज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इट इज को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स कवरिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जहां पर रॉ मटेरियल का सप्लाई जो है वो कवर की जानी है। तो इस तरह की अगर जो फैसिलिटी दी जाती है उसे वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी का पार्ट माना जाएगा एंड जो लिमिट का आप को एक्सेप्टेंस कर रहे हैं उतनी लिमिट आप वर्किंग कैपिटल लिमिट से उसकी रिड्यूस करेंगे
एंड साथ के साथ सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन जो ट्रेड बिल्स हैं उनको ही कोएक्सेप्ट किया जाना चाहिए, यानी कि अकोमोडेशन बिल को कोएक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी गुड्स कवर की गई हैं बिल के अंडर उनको हाइपोथेकेट किया जाएगा बैंक के द्वारा, बैंक का उनके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा एंड कोई भी जो एडवांस है वो नहीं दिया जाएगा ताकि डबल फाइनेंसिंग ना हो। एंड जो बिल को ऑनर किया जाएगा वो पार्टी अपनी सोर्सेज के थ्रू करेगी या फिर जो उसकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग अरेंजमेंट है उनके थ्रू करेगी, ताकि जो बिल्स हैं उन्हें ड्यू डेट पर ऑनर किया जा सके। एज आई टोल्ड यू, कोई भी हाउस बिल यानी कि अकोमोडेशन बिल यानी कि सेम ग्रुप की कंपनीज ने एक दूसरे को बिल काट रखे हैं ताकि एक ग्रुप की कंपनी से सामान जो है दूसरे उसी सेम ग्रुप की कंपनी को चला गया, तो वैसा जो है उस तरह के जो बिल्स होंगे उन्हें कोएक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी ड्यू डेट्स रहेंगी उनको डायराइज किया जाएगा ताकि जो पेमेंट है वो प्रॉम्प्टली उनको फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट इट इज सप्लाई ऑफ मशीनरी अंडर डेफर्ड पेमेंट गारंटी अरेंजमेंट। अगर डेफर्ड पेमेंट गारंटी ली जाती है तो उसके केस में सप्लाई ऑफ मशीनरी के रिगार्डिंग बात करें तो जो प्रोसेसिंग रहेगी, अगर डेफर्ड पेमेंट गारंटी दी जाती है तो सेम मैनर में रहेगी जैसे कि टर्म लोन रहता है। तो डेफर्ड पेमेंट गारंटी के केस में एंड टर्म लोन के केस में अगर मशीनरी के लिए आप दे रहे हैं तो जो अप्रेजल रहेगा सेम मैनर में किया जाएगा, प्रोसेसिंग जो रहेगी सेम मैनर में की जाएगी जैसे कि टर्म लोन के केस में की जाती है। इसी तरह से आपने जो भी वायबिलिटी है यूनिट की वो देखनी है, जो एडिशनल बेनिफिट हो सकते हैं, कैश जनरेशन किस तरह से होगी, ताकि हम इस चीज को इंश्योर कर सकें कि ड्यू डेट्स के ऊपर पेमेंट किस तरह से की जाएगी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, अगर प्रपोज प्रोजेक्ट है तो उसके द्वारा, अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आपका तो वहां पर कैश फ्लोज किस तरह से रहेंगे। तो कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके थ्रू आप इस चीज को जज कर सकते हैं या सीएमए डाटा से आप ये चीज को जज कर सकते हैं। इसी तरह से एडिशनल जो कोलेटरल है यानी कि आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे फिक्स्ड एसेट्स हैं यूनिट के उनके ऊपर, ताकि आप एडिशनल कोलेटरल ले सकें। इसी तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन के जो यूसेंस हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है नई यूनिट्स के लिए, ताकि उनको जो मशीनरी है वो दी जा सके, इंपोर्ट एलसी रिक्वायरमेंट है जिनकी उनको भी डीपीजी जो है वो दी जा सकती है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज।